नेचर अनप्रिडिक्टेबल होती है। यह जिंदगी देती है पर कभी कभी ले भी लेती है। एज ए वेटरनेरियन मेरा काम हमेशा यह बैलेंस मेंटेन करना रहा है बिटवीन ह्यूमंस और एनिमल्स। लेकिन एक इनविजिबल खतरा इस रिश्ते में छुपा होता है। बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन तक आती है, इनको हम ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं और इन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे असर छोड़े हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस नए सीरीज में जिसमें हम ज़ूनोटिक डिजीज को एक्सप्लोर करेंगे। यह बीमारियां कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को बदलती रही है और आज भी कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। एज ए वेट मैंने खुद देखा है कि यह डिजीज कैसे एनिमल से ह्यूमंस तक स्प्रेड होती है और आज हम शुरू करेंगे एक ऐसे बीमारी से जो इतिहास का सबसे खतरनाक और डेडली आउटब्रेक था, द ब्लैक डेथ। सबसे पहले बात करते हैं ज़ूनोटिक डिजीज के बारे में। ज़ूनोटिक डिजीज वह इन्फेक्शन होती है जो एनिमल्स से ह्यूमंस तक आ जाते हैं। ये बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स से होती हैं जो एनिमल्स में होते हैं और ह्यूमन तक कॉन्टैक्ट बाइट्स या कभी कभी फूड के थ्रू आ जाते हैं। कुछ बीमारी माइल्ड होती है लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है। आप आम दिनचर्या में जिस जानवरों के साथ घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, क्या पता वो बीमारी उस जानवर में छिपी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है ब्लैक डेथ? इतिहास का सबसे खतरनाक ज़ूनोटिक डिजीज था द ब्लैक डेथ। 14th सेंचुरी में यह प्लेग यूरोप में फैल गया और हर तरफ तबाही और मौत का मंजर छोड़ गया। लेकिन यह ब्लैक डेथ था क्या? ब्लैक डेथ एक तबाह कर देने वाली महामारी थी जिसे बिबोनिक प्लेग भी कहा जाता है और इसने 1300 साल के दौरान यूरोप और एशिया को अपने कब्जे में ले लिया था। यह प्लेग यूरोप में अक्टूबर 1347 में आई जब 12 जहाजों का एक ग्रुप सिसिलियन पोर्ट मेसिना पर आया। जब लोग डॉक पर इकट्ठा हुए तो उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। जहाजों पर ज्यादातर सेलर्स मरे हुए थे और जो कुछ बचे थे वो भी बहुत बीमार थे और उनके शरीर पर काले फोड़े थे जिनमें से खून और पस निकल रहा था। सिसिलियन अधिकारियों ने फटाफट उन डेथ शिप्स को वापस भेजने का आदेश दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले 5 सालों में ब्लैक डेथ यूरोप में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी थी। आखिर ब्लैक डेथ के लक्षण या सिम्टम्स क्या थे? इस प्लेग के सिम्टम्स काफी खतरनाक और दर्दनाक थे। प्लेग के 3 टाइप्स थे, बिबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक। पहला बिबोनिक प्लेग, यह सबसे कॉमन फॉर्म थी जिसमें इन्फेक्टेड व्यक्ति के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती थी जो बड़े और दर्दनाक हो जाते थे। इन्हें बुबोस कहा जाता था जो लोगों के हाथ और पांव के जॉइंट्स के पास दिखाई देते थे। फीवर, वीकनेस और वॉमिटिंग जैसे लक्षण भी इसके साथ कॉमन थे। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग, यह लंग्स को अफेक्ट करती थी और आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती थी। यह सबसे डेडली फॉर्म थी क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तीसरा है सेप्टिसिमिक प्लेग, इस फॉर्म में ब्लड इन्फेक्शन होता था और लोगों की स्किन काली पड़ जाती थी। यह सबसे रेयर फॉर्म थी लेकिन इसका नतीजा हमेशा मौत होता था। ये तीनों फॉर्म्स कुछ ही दिनों में व्यक्ति की मौत का कारण बन जाती थी। कई केसेस में प्लेग के लक्षण शुरू होने के 3 से 5 दिन के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती थी। यूरोप के लोग ब्लैक डेथ की भयंकर सच्चाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इटालियन कवि जोवानी बोकाक्यो ने लिखा, पुरुष और महिला दोनों में बीमारी की शुरुआत में ग्रॉइन या फिर अंडर आर्म के नीचे कुछ सूजन होती थी जो आम के बराबर बड़ी हो जाती थी। कुछ अंडे के साइज के और कुछ छोटी या बड़ी भी होती थी और इन्हें हम लोग
प्लेग बॉयल्स कहते थे। यह ब्लैक डेथ आखिर कैसे फैला, यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। ब्लैक डेथ बहुत ही भयंकर और बिना किसी भेदभाव के फैलता था। यह बीमारी भयंकर रूप से प्रभावी भी था। लोग जो रात को सोने से पहले बिल्कुल स्वस्थ होते थे, सुबह तक मर चुके होते थे। उस टाइम लोगों को समझ नहीं आता था कि यह बीमारी कैसे होती है। इस वजह से हर तरफ डर और सुपरस्टिशन फैल गया और कम्युनिटीज कोलैप्स हो गई। सोचिए, आप एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां आपको पता नहीं है कि आपके आसपास के लोग क्यों मर रहे हैं। वेल, मुझे इस नज़ारे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोविड-19 के दौरान इसे महसूस किया होगा। किसी ने अपने करीबी को खोया, किसी ने अपने पड़ोसी को खोया, किसी ने अपने माँ बाप को खोया। ये नज़ारा बहुत ही भयानक था और हम सब जानते थे किस तरह हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं थे। डॉक्टर्स अगर कुछ कर पा रहे थे तो वह थे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, जैसे बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन बीमारी के जड़ तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। एटलीस्ट कोविड-19 में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स पॉसिबल थे, पर उस जमाने में यह भी मुमकिन नहीं था। यह प्लेग असल में सेंट्रल एशिया के स्टीपी रीजन में शुरू हुआ था, जहां रॉडेंट्स जैसे गेरबिल्स और मैरमोट्स इस बीमारी के प्राइमरी होस्ट थे। यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो फ्लेस के माध्यम से रॉडेंट्स को प्रभावित करता था। रॉडेंट्स यानी चूहे फ्लेस के जरिए इंसानों तक पहुंच गया। इस जर्म को फ्रेंच बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर यर्सिन ने 19वीं सदी के अंत में खोजा था। इस बीमारी के शुरुआती इंसिडेंट्स एशिया में रिपोर्ट किए गए, लेकिन 1347 तक ब्लैक डेथ ने मेडिटेरेनियन और यूरोप के शोर्स को भी छू लिया। सिल्क रूट एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था जो चाइना और फार ईस्ट को यूरोप से जोड़ता था। इस पर कपड़े, लेदर, स्पाइसेस और प्रेशियस स्टोन्स का व्यापार होता था। सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि कल्चर, इनोवेशंस जैसे पेपर मेकिंग और रिलीजियस बिलीफ्स भी इस रोड के जरिए शेयर होती थी। सिल्क रोड एक सिंगल पाथ नहीं, बल्कि अलग अलग रास्तों का नेटवर्क था जो सेंट्रल एशिया के थ्रू जाता था। सिल्क रूट ने प्लेग के फैलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारी कैरावैन्स जो एशिया और यूरोप के बीच सामान और संस्कृति को ले जाते थे, अननोइंगली बैक्टीरिया को भी अपने साथ लेकर गए। इस रूट पर ट्रैवलर्स अलग अलग स्टेशंस पर रुकते, जहां से बीमारी धीरे धीरे फैलती गई। यह ट्रैवलर्स और उनके जानवरों के साथ बैक्टीरिया भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते। कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज ये भी कहते हैं प्लेग को जानबूझकर काफा में मंगोल्स ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए फैलाया था। यह पैंडेमिक सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में भी बहुत तबाही मचाई। 1347 से लेकर 1350 के बीच एशिया और नॉर्थ अमेरिका में 25 मिलियन लोगों की मौत हो गई। एक थ्योरी कहता है कि यह प्लेग मल्टीपल रूट्स के जरिए एशिया से रशिया के वोल्गा रीजन तक भी पहुंचा था। एक टाइमलाइन के जरिए मैं आपको इसके स्प्रेड का टाइम डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूं। 1346 में यर्सिनिया पेस्टिस का एक स्ट्रेन मंगोलिया में उभरा, जो शायद मैरमोट जैसे जानवर से इंसानों में आया। सराय जो मंगोल राजधानी थी, वहां इस बीमारी का पहला बड़ा आउटब्रेक देखा गया। मंगोल राजा जानिबर्ग ने काफा का घेराव किया जब इटालियन व्यापारियों और मुसलमानों के बीच झगड़ा हुआ। जब जानिबर्ग की सेना में प्लेग फैल गया तो उन्होंने मरे हुए सैनिकों की लाशें शहर की दीवारों पर फेंककर वहां के लोगों को भी संक्रमित कर दिया। मैं 1347 में काफा के सर्वाइवर्स भागकर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए, जहां प्लेग ने 90% आबादी खत्म कर दी। अक्टूबर 1347 में सिसिली में प्लेग फैला, जहां आधी आबादी खत्म हो गई, और फिर इटली में 1/3 आबादी मारी गई। नवंबर 1347 में फ्रांस के मार्सिले में प्लेग पहुंचता है और तेज गति से देश में फैल जाता है।
जनवरी 1348 जेनवा में एक अलग स्ट्रेन यूरोप में दाखिल होता है। इटली एक साथ 2 स्ट्रेन्स का सामना करता है। प्लेग ईस्ट में पर्शिया और ग्रीस, रोमानिया, पोलैंड तक फैलता है और साउथ में इजिप्ट और सिप्रस तक। अप्रैल 1348 इस दौरान जेविश समुदाय पर हमला शुरू हुआ, जिसमें 40 जेविस को मारा गया। जून 1348 इंग्लैंड के मिलकॉम्बे रेजिस पोर्ट से प्लेग फैलता है। अक्टूबर 1348 लंदन में प्लेग पहुंचता है और लोग अपने गांव भाग जाते हैं। 1349 स्ट्रैसबर्ग में वैलेंटाइंस डे पर 2000 जीव्स को जिंदा जला दिया जाता है। 1351 प्लेग यूरोप की 50% आबादी को मार चुका था और 1353 तक जब प्लेग कम होता है तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बदल जाती है, जो अर्थ में रेजिस्टेंस के जन्म का कारण बनता है। ब्लैक डेथ का इलाज कैसे किया जाता था? मिडाइवल पीरियड्स के डॉक्टर और साइंटिस्ट की मेडिकल नॉलेज इतनी एडवांस्ड नहीं थी कि प्लेग का इलाज निकाल सके। डॉक्टर्स उस समय काफी अनसोफिस्टिकेटेड और खतरनाक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे ब्लड लीटिंग, खून निकालना और बॉयल लैंसिंग, फोड़े काटना, लेकिन सब बेकार था। साथ ही कुछ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस का भी सहारा लिया जाता था, जैसे एरोमेटिक हर्ब्स का जलाना और रोज वाटर या विनेगर से नहाना। उस वक्त इन लोगों को यह नहीं पता था कि प्लेग कैसे फैलता है, इसीलिए कई शहर ने ड्रास्टिक मेजर्स लिए, जैसे क्वारंटाइन। सबसे पहले क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट वेनिस में शुरू हुआ। शिप्स जो प्लेग इन्फेस्टेड एरिया से आती थी उन्हें 40 दिन तक अलग रखा जाता था, जिसे क्वारंटा गियोर्नी कहा जाता था। इटालियन में इसका मतलब 40 दिन होता है। प्लेग डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स मास्क पहनते थे जिसमें लंबी पूंछ होती थी, जिसमें हर्ब्स और स्पाइसेस भरे होते थे। ये लोग प्लेग इन्फेस्टेड एरियाज में जाकर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन उनका मास्क उन्हें इन्फेक्शन से बचा नहीं पाता था। आइसोलेशन ऑफ सिक, शहर के बीमार लोगों को अलग कर दिया जाता था, लेकिन यह स्टेप्स काफी नहीं थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इन्फेक्शन फ्लीज के थ्रू फैल रहा है। पैनिक के दौरान लोगों ने अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए सब कुछ किया। ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को देखने से मना कर दिया, प्रीस्ट ने देखने से मना कर दिया, प्रीस्ट ने मरने वाले लोगों के लास्ट राइट्स देने से इनकार कर दिया और शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी। कई लोग शहरों से भागकर गांव चले गए, लेकिन वहां भी बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ब्लैक डेथ ने इंसान के साथ साथ गायें, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गियों को भी अपना शिकार बनाया। लोग जान बचाने के लिए इतने डिस्परेट हो गए कि अपने बीमार और मर रहे अपनों को भी छोड़कर भाग गए। कई लोगों ने ब्लैक डेथ को भगवान की सजा के रूप में अपनाया। कई लोग इस बीमारी की बायोलॉजिकल वजह नहीं समझ पाए। बहुत से लोगों ने यह माना कि ब्लैक डेथ एक डिवाइन पनिशमेंट थी, भगवान से किए गए पापों की प्रायश्चित की। इस लॉजिक के हिसाब से प्लेग से बचने का एक ही तरीका था, भगवान से माफी पाना। कुछ लोगों ने यह सोचा कि इसके लिए उन्हें अपनी कम्युनिटी से मुसीबत खड़े करने वालों को हटाना पड़ेगा। इसीलिए 1348 और 1349 में हजारों ज्यूज का कत्ल किया गया। कुछ लोगों ने ब्लैक डेथ के डर और अनसर्टेनिटी को समझने के लिए अपने आसपास के लोगों पर इल्जाम लगाया, जबकि कुछ लोग अपने अंदर झांक कर अपने एक्शंस की चिंता करने लगे। इस वक्त एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, फ्लैजिलेंट्स मूवमेंट। अपर क्लास के कुछ आदमी एक ग्रुप में शामिल हो गए जो एक शहर से दूसरे शहर तक जाते और अपने आप को दर्द देने और पाप का प्रायश्चित करने का दिखावा करते। इन्हें फ्लैजिलेंट्स कहा जाता था। ये लोग हेवी लेदर के स्ट्रैप से, जो मेटल के टुकड़ों से स्टडेड होते, अपने आप को और एक दूसरे को मारते और टाउन्स पीपल इन्हें देखते। लगभग 33 दिन तक ये फ्लैजिलेंट्स ये रिचुअल रोज 3 बार रिपीट करते और फिर अगले शहर में जाकर यह प्रोसेस शुरू कर देते। हालांकि फ्लैजिलेंट मूवमेंट ने कुछ लोगों को कंफर्ट दिया जो इस
अजीब मुसीबत के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। लेकिन जल्द ही पोप को यह मूवमेंट चिंतित करने लगी, क्योंकि फ्लैजिलेंट्स पोप की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने लगे। फिर यह मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। प्लेग के आने के बाद यूरोप का सामाजिक और आर्थिक बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया था। 1347 से लेकर 1351 के बीच करीब 25 मिलियन लोग, जो यूरोप की पॉपुलेशन का 30 से 60% थे, जो प्लेग के शिकार हो गए। इतनी बड़ी मौत की वजह से एग्रीकल्चर, ट्रेड और इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इस बीमारी ने विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। काम करने वालों की कमी के कारण जमींदारों को ज्यादा वेजेस देनी पड़ी। इस वजह से फ्यूडल सिस्टम का पतन होने लगा, क्योंकि मजदूरों को ज्यादा अधिकार और वेजेस मिलने लगा। क्योंकि प्लेग ट्रेड के जरिए फैली थी, बहुत सारे शहर लॉकडाउन में चले गए थे, पोर्ट्स बंद हो गए और ट्रेड रुक गया। इसका सीधा असर यूरोप के इकोनॉमिक विकास पर पड़ा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। भेड़ों के मरने के कारण यूरोप में वूल का शॉर्टेज हो गया, जो व्यापार और अर्थव्यवस्था को और गिराने लगा। लोगों में इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स को क्वेश्चन करने लगे। प्लेग ने धार्मिक दुनिया को भी हिला दिया। क्रिश्चियंस को लगा भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रीस्ट्स, जो लोगों को स्पिरिचुअल सपोर्ट देने के लिए थे, उन्होंने प्लेग के दौरान बीमार लोगों को देखना बंद कर दिया। इसके अलावा एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे फ्लैजिलेंट्स कहा जाता था, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ब्लैक डेथ का अंत कैसे हुआ। ब्लैक डेथ ने 1351 तक यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे इस बीमारी का प्रभाव कम होने लगा। लेकिन प्लेग कभी असलियत में खत्म नहीं हुई और कुछ सालों बाद वापस भी आई। लेकिन रगुसा के पोर्ट सिटी के ऑफिशियल्स ने एक तरीके से इसके फैलाव को स्लो कर दिया। उन्होंने नए आने वाले सेलर्स को अलग रखा जब तक यह कंफर्म नहीं हो गया कि उनमें बीमारी नहीं है। इस आइसोलेशन ने एक प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट किया, जिससे प्लेग के फैलाव स्लो हो गए। पहले सेलर्स को 30 दिन तक उनकी शिप्स पर रखा जाता था, जिसे ट्रेटिनो कहा गया। बाद में इस पीरियड को 40 दिन का कर दिया गया, जो क्वारंटाइन कहलाया। और ये टर्म वहीं से आया है जो आज भी इस्तेमाल होता है। और आपने कोविड के टाइम पे ये वर्ड्स काफी सुने होंगे। क्या ब्लैक डेथ आज भी एग्जिस्ट करते हैं? 1350 तक ब्लैक डेथ एपिडेमिक अपना कोर्स पूरा कर चुका था, लेकिन प्लेग हर कुछ जनरेशन में वापस आती रही। आज के मॉडर्न सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस ने इस बीमारी के इम्पैक्ट को काफी रिड्यूस कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हिसाब से एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं ब्लैक डेथ के इलाज करने के लिए, लेकिन हर साल अब भी 1000 से 3000 केसेस प्लेग के रिपोर्ट होते हैं। ब्लैक डेथ सिर्फ एक महामारी नहीं थी, इसने समाज को फंडामेंटली बदल दिया। फ्यूडल सिस्टम का पतन, मजदूरों के अधिकार में इंक्रीमेंट और रिलीजियस बिलीफ्स का चेंज होना, ये सब इसके कुछ असर थे। इसने दुनिया को सिखाया कैसे महामारी से लड़ी जाती है। और वही सारे मेजर्स हमने 2019 में आए कोविड-19 के दौरान भी फॉलो किया। और आप ये समझ रहे होंगे कि ये बीमारी कितनी खतरनाक थी। वह दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे किसी नए ज़ूनोटिक डिजीज के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और महामारी पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस महामारी का नाम लिखिए। आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच।